क्वेश्चन है हेरिटेबिलिटी एंड इट्स एस्टिमेशन 10M 2024। 2024 का क्वेश्चन। सबसे पहले हेरिटेबिलिटी होती क्या है? व्हाट डज दिस टर्म मीन? देखो, हेरिटेबिलिटी एक स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट है। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ओके, अ स्टैटिस्टिकल मेजर। हाँ, बेसिकली ये बताता है कि किसी ट्रेट में जो वेरिएशन हम पॉपुलेशन लेवल पर देखते हैं वो कितना जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से है। अच्छा, मतलब जीन्स का कितना रोल है वेरिएशन में? एग्जैक्टली अगर हेरिटेबिलिटी 0 है तो सारा वेरिएशन एनवायरनमेंट की वजह से है, जीन्स का रोल नहीं। और अगर 1 है तो? अगर 1 है तो सारा वेरिएशन जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से है, एनवायरनमेंट का कंट्रीब्यूशन मिनिमल। सिंपल राइट? हाँ, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। सोचने वाली बात है। ये नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट का एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, इजंट इट? गॉट इट। सो इट्स अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। और इसके टाइप्स भी हैं। सोर्स में नैरो सेंस और ब्रॉड सेंस मेंशन किया है। हाँ, दो मेन टाइप्स हैं। पहले है नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, इसको H स्क्वायर से डिनोट करते हैं। एच स्क्वायर, ओके। ये सिर्फ एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस पे फोकस करती है, मतलब जीन्स का वो इफेक्ट जो सिंपली एड अप होता है अक्रॉस डिफरेंट जीन लोसाई। एडिटिव इफेक्ट। हाँ, ये सिलेक्शन के रिस्पॉन्स को प्रिडिक्ट करने में यूजफुल है, जैसे प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में इसका काफी यूज होता है। अच्छा, ब्रीडिंग में इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल। दूसरा है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, इसको H स्क्वायर से डिनोट करते हैं। एक स्क्वायर, ठीक है। इसमें सारी जेनेटिक वेरिएंस आ जाती हैं, एडिटिव तो है ही, साथ में डोमिनेंस इफेक्ट्स भी। डोमिनेंस मतलब जहां एक एलील दूसरे को मास्क करता है। करेक्ट। और एपिस्टैटिक इंटरेक्शंस भी, मतलब जीन्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ओके, तो ये टोटल जेनेटिक इन्फ्लुएंस कवर करता है। एग्जैक्टली ये ट्रेट में ओवरऑल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन समझने के लिए अच्छी है, प्रोवाइड्स अ बिगर पिक्चर ऑफ जेनेटिक इन्फ्लुएंस। इंटरेस्टिंग। तो ये एडिटिव वर्सेस टोटल जेनेटिक इन्फ्लुएंस का डिफरेंस है। इसे एस्टिमेट कैसे करते हैं? व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड? कई मेथड्स हैं इसके लिए। सबसे कॉमन मेथड है ट्विन स्टडीज। ट्विन स्टडीज, हाँ। मतलब ट्विन्स को कंपेयर करना। हाँ, इसमें आइडेंटिकल यानी मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जी। और फ्रेटर्नल यानी डाइजाइगोटिक ट्विन्स को कंपेयर करते हैं। एमजी और डीजी, इनमें क्या डिफरेंस है जेनेटिकली? वो एक ही जाइगोट से डेवलप होते हैं, एक ही एग, एक ही स्पर्म। ओके, आइडेंटिकल ट्विन्स। जबकि डीजी ट्विन्स एवरेज 50% जीन्स शेयर करते हैं, जैसे नॉर्मल सिबलिंग्स, क्योंकि वो दो अलग जाइगोट से डेवलप होते हैं, दो अलग एग्स, दो अलग स्पर्म्स। अच्छा, तो इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को कंपेयर करके जेनेटिक फैक्टर्स का रोल पता चलता है। तुम क्या सोचते हो, एमजेड ट्विन्स कितने सिमिलर होते होंगे अपने ट्रेट्स में कंपेयर टू डीजेड ट्विन्स? लॉजिकली एमजे ट्विन्स ज्यादा सिमिलर होने चाहिए अगर जीन का रोल है। दैट मेक्स सेंस। कंपेयरिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल वर्सेस नॉन आइडेंटिकल पेयर्स इन सिमिलर एनवायरनमेंट्स। कोई स्पेसिफिक एग्जांपल है इसका? बिल्कुल। एक क्लासिक स्टडी है बुशार्ड और उनके कॉलीग्स की 1990 की। बुशार्ड स्टडी, ओके। उन्होंने आईक्यू की हेरिटेबिलिटी स्टडी की थी एमजेड ट्विन्स को कंपेयर करके। कुछ ट्विन्स साथ पले थे और कुछ अलग पले थे, सेपरेटेड एट बर्थ। अच्छा, सेपरेटेड ट्विन्स भी। इंटरेस्टिंग सेटअप। हाँ, उन्होंने पाया कि जेनेटिक्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स फॉर आईक्यू अराउंड 70% थे। वाओ, 70% एस्टिमेट फॉर आईक्यू। दैट्स सब्सटेंशियल, मतलब जीन्स काफी इन्फ्लुएंस करते हैं इंटेलिजेंस को। हाँ, ये काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट था उस टाइम। और क्या मेथड्स हैं? फैमिली स्टडीज का जिक्र है सोर्सेज में। फैमिली स्टडीज, ये कैसे काम करती हैं? यस, फैमिली स्टडीज में एक्सटेंडेड फैमिलीज में ट्रेट्स देखे जाते हैं ओवर जनरेशंस, मतलब पेरेंट्स, बच्चे, कजन्स एटसेट्रा। ओके। अगर क्लोज रिलेटिव्स में ट्रेट ज्यादा सिमिलर है कंपेयर टू डिस्टेंट रिलेटिव्स, तो ये जेनेटिक कंट्रीब्यूशन सजेस्ट करता है। ठीक है, कोई एग्जाम्पल? जैसे प्लूमन एंड बर्गमैन 1991 की रिव्यू स्टडीज ने बताया कि पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे एक्सट्रोवर्जन या न्यूरोटिसिज्म, इनकी हेरिटेबिलिटी भी सब्सटेंशियल है। एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 40% टू 60%। 40-60% फॉर पर्सनालिटी भी सिग्निफिकेंट है, मतलब हमारी पर्सनालिटी भी काफी हद तक जीन से इन्फ्लुएंस्ड है। बिल्कुल। और व्हाट अबाउट मॉडर्न एडवांस्ड मेथड्स? सोर्स में जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज वाज मेंशन्ड है। हाँ, GWAS, ये क्या है? एग्जैक्टली। GWAS एक पावरफुल मॉडर्न टूल है। इसमें हजारों या लाखों लोगों के जीनोम्स को स्कैन करते हैं। इतने लार्ज स्केल पर? हाँ, और स्पेसिफिक जेनेटिक वेरिएंट्स जैसे SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स, को ट्रेट्स या डिजीजेस से लिंक करते हैं। इससे भी हेरिडिटेरिटी को एस्टिमेट किया जा सकता है। ओके, एग्जाम्पल? एग्जाम्पल के लिए स्टडीज ऑफ हाइट, GWS स्टडीज से हाइट की हेरिडिटेरिटी अप्रोक्सीमेटली 80% एस्टिमेट की गई है। 80% फॉर हाइट, ये तो बहुत हाई है। हाँ, हाइट कितनी स्ट्रांगली जेनेटिकली डिटर्मिन्ड है इससे पता चलता है। बट याद रखो, हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स पॉपुलेशन स्पेसिफिक होते हैं और एनवायरनमेंट का रोल भी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इट्स नेवर जस्ट जीन्स। राइट, द इंटरप्ले इज की, नॉट जस्ट नेचर और नर्चर अलोन। अब इसका एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? हाउ इज इट यूज्ड इन एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी? बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एवोल्यूशन और एडेप्टेशन समझने के लिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेरिटेबल ट्रेट्स एग्जामिन करते हैं पॉपुलेशंस में डाइवर्सिटी समझने के लिए। जैसे स्किन कलर वेरिएशन। ये ट्रेट जेनेटिक फैक्टर्स लाइक मेलानिन प्रोडक्शन जीन्स और एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे यूवी रेडिएशन एक्सपोजर लेवल्स दोनों से इन्फ्लुएंस्ड है ना? हाँ, बिल्कुल। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जोनाथन मार्क्स ने एम्फेसाइज किया है कि ट्रेट्स की हेरिटेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है, मतलब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और स्पेसिफिक एनवायरमेंटल इंटरैक्शंस दोनों मिलकर ट्रेट को शेप करते हैं। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स अ लॉट। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट,
इंटरेस्टिंग पॉइंट। और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस का क्या रोल है? हाउ डज कल्चर इंटरैक्ट विद जेनेटिक्स इन शेपिंग ट्रेट्स? एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिकग्नाइज करते हैं कि हेरिटेबिलिटी कल्चर से आइसोलेटेड नहीं है। कई ट्रेट्स जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन एबिलिटी, सर्टेन सोशल बिहेवियर्स, इवन डाइटरी प्रेफरेंसेस, इन सब में जेनेटिक और एनवायरमेंटल इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग कल्चरल लर्निंग कंपोनेंट्स दोनों का इन्फ्लुएंस होता है। कल्चर का भी रोल है। हाँ, जेनेटिसिस्ट रिचर्ड लियोवॉन्टन ने इस कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले की बात की थी। उन्होंने जेनेटिक डिटर्मिनिज्म को चैलेंज किया और एक इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग एडवोकेट की कि कैसे जीन्स और कल्चर मिलकर ह्यूमन ट्रेट्स को को-शेप करते हैं। ये सिंपल कॉज इफेक्ट नहीं है। एस्टिमेशन, एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन जेनेटिक्स में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके। ये ह्यूमन ट्रेट्स के जेनेटिक अंडरपिनिंग्स, ह्यूमन डाइवर्सिटी और अडेप्टेशन को समझने में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे ये है कि जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट का कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन समझना जरूरी है। राइट। इट्स नॉट एन ईदर और सिचुएशन बट अ कांस्टेंट डांस बिटवीन द टू। राइट, ओके। तो हमने हेरिटेबिलिटी डिस्कस किया। ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर 0-1 रेंज है पॉपुलेशन वेरिएशन में जेनेटिक इन्फ्लुएंस का। बिल्कुल। इसके टाइप्स देखें। नैरो सेंस फोकसिंग ऑन एडिटिव वेरिएंस वर्सेस ब्रॉड सेंस कवरिंग ऑल जेनेटिक वेरिएंट्स। हाँ। एस्टिमेशन मेथड्स एक्सप्लोर किए। ट्विन स्टडीज, बुशार्ड्स IQ एग्जाम्पल showing 70% estimate. Family studies, personality traits example 40-60%. Gauss height example 80%. करेक्ट। और इसका एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट समझा। रोल इन एवोल्यूशन एडेप्टेशन स्टडीज लाइक स्किन कलर, जॉनथन मार्क्स, emphasizing context dependence. Cultural interplay recognized as highlighted by Lewontin. ग्रेट रिकैप। क्विक रिकॉल। बुशार्ड स्टडी में IQ हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट कितना था? Around 70%. परफेक्ट। और कौन सा एंथ्रोपोलॉजिस्ट एम्फसाइज करता है कि हेरिटेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है? Jonathan Marks. एग्जैक्टली। परफेक्ट। अब इमेजिन करो तुम किसी दोस्त को समझा रहे हो। तो हेरिटेबिलिटी का मेन आइडिया क्या था और इसको एस्टिमेट करने के प्राइमरी मेथड्स कौन से हैं? अपने वर्ड्स में कैसे बताओगे? ट्राई करो याद करके। रीकैप करना, दैट्स हाउ मेमोरी गेट्स स्ट्रॉन्गर। गुड आइडिया। एक्टिव रिकॉल हेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2024 से ही है, फॉर 20 मार्क्स। व्हाट इज मेंट बाय कैरियोटाइप? हाउ डज इट्स एनालिसिस हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ द क्रोमोसोमल एबरेशंस इन मेन? ओके, 20 मार्क्स। कैरियोटाइप। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। कैरियोटाइप क्या है? कैरियोटाइप बेसिकली एक इंडिविजुअल के सेल के सारे क्रोमोसोम्स का कंप्लीट सेट है। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। हाँ, जिसे एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में विजुअलाइज और ऑर्गेनाइज किया जाता है। इमेजिन इट लाइक एन ऑर्गेनाइज्ड पिक्चर और प्रोफाइल ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स। प्रोफाइल, ओके। उन्हें अरेंज करते हैं पेयर्स में बेस्ड ऑन देयर साइज, शेप और बैंडिंग पैटर्न जो स्टेनिंग से दिखता है, यूजुअली लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट तक। ह्यूमंस टिपिकली हैव 46 क्रोमोसोम्स इन 23 पेयर्स, है ना? राइट, 23 पेयर्स। ओके, सो इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोफाइल और पिक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका प्रोसेस क्या है? कैसे बनाते हैं ये प्रोफाइल? स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो? श्योर। प्रोसेस के कुछ की स्टेप्स हैं। नंबर 1, सेल सैंपलिंग। सैंपल कहाँ से लेते हैं? पहले सेल्स कलेक्ट करते हैं, यूजुअली ब्लड सैंपल से, लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए कोरियोनिक विलस सैंपल या बोन मैरो भी यूज कर सकते हैं। ओके, सैंपलिंग हो गया। फिर? नंबर 2, क्रोमोसोम प्रिपरेशन। इन सेल्स को लैब में कल्चर करते हैं ताकि वो डिवाइड करें। फिर एक केमिकल जैसे कॉल्चिसिन ऐड करते हैं जो सेल डिवीजन को मेटाफेज स्टेज पर रोक देता है। मेटाफेज पे क्यों रोकते हैं? क्योंकि इस स्टेज में क्रोमोसोम्स सबसे कंडेंस्ड और क्लियरली विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप? स्टेप 3, स्टेनिंग। फिर क्रोमोसोम्स को स्पेशल डाइस से स्टेन करते हैं, जिसे गिम्जा स्टेन। इसे जी बैंडिंग कहते हैं। जी बैंडिंग। हाँ, ये हर क्रोमोसोम पर यूनिक लाइट एंड डार्क बैंडिंग पैटर्न्स क्रिएट करता है जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। थिंक ऑफ इट लाइक बारकोड्स फॉर क्रोमोसोम्स। बारकोड्स, गुड एनालॉजी। और लास्ट स्टेप? स्टेप 4, इमेजिंग एंड अरेंजमेंट। स्टेन्ड क्रोमोसोम्स को माइक्रोस्कोप के नीचे फोटोग्राफ करते हैं। फिर इन इमेजेस से क्रोमोसोम्स को डिजिटली कट करके पेयर्स में अरेंज करते हैं, साइज के बेसिस पर। लार्जेस्ट पेयर नंबर 1, स्मॉलेस्ट नंबर 22 प्लस सेक्स क्रोमोसोम्स X एंड Y और उनकी स्पेसिफिक बैंडिंग पैटर्न्स के बेसिस पर। ओके, इस फाइनल अरेंज पिक्चर को ही कैरियोटाइप कहते हैं। राइट। सो सैम्पलिंग, कल्चरिंग, स्टॉपिंग डिवीजन एट मेटाफेज, स्टेनिंग फॉर बैंड्स, जी बैंडिंग, एंड देन इमेजिंग एंड अरेंजिंग। गॉट इट। और इसका मेन रोल क्रोमोसोमल एब्रेशंस को डायग्नोस करने में ये कैसे हेल्प करता है? Variations from the typical human karyotype of 46 chromosomes, ओके, कौन सी दो टाइप्स? numerical aberrations and structural aberrations. पहले न्यूमेरिकल एबरेशंस की बात करते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज होना, एन एबनॉर्मल नंबर। करेक्ट। नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूमेरिकल एबरेशंस में या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं या मिसिंग क्रोमोसोम्स होते हैं। इस कंडीशन को एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स? कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। पहला, डाउन सिंड्रोम, जिसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। इस कंडीशन में क्रोमोसोम 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। टोटल 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। कैरियोटाइप लिखते हैं 47XX + 21 फीमेल या 47XY + 21 मेल।
जॉन लैंगडन डाउन ने इसे क्लिनिकली डिस्क्राइब किया था। ओके, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21। और दूसरा एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम, जिसे मोनोसमी एक्स भी कहते हैं। इसमें फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। टोटल 45 क्रोमोसोम्स। कैरियोटाइप है 45X। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एमएफ एशली मॉन्टेग्यू जैसे लोगों ने इसके डिस्टिंक्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर स्टडी की है। 45X फॉर टर्नर सिंड्रोम। तीसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें मेल्स में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। टोटल 47 क्रोमोसोम्स। कैरियोटाइप है 47XXY। हैरी क्लाइनफेल्टर ने इसे पहली बार आइडेंटिफाई किया था। क्लियर है। एक्स्ट्रा या मिसिंग क्रोमोसोम्स। अब स्ट्रक्चरल एबरेशंस, इसमें स्ट्रक्चर में चेंज होता है, नंबर सेम रहता है यूजुअली। हाँ, मोस्टली नंबर 46 ही रहता है, बट इंडिविजुअल क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। कैसे चेंजेस? कॉमन टाइप्स हैं डिलीशंस, क्रोमोसोम का एक पार्ट मिसिंग हो जाना, डुप्लीकेशंस, एक पार्ट रिपीट हो जाना, इन्वर्जन्स, एक सेगमेंट ब्रेक होकर उल्टा जुड़ जाना, ट्रांसलोकेशंस, एक पार्ट ब्रेक होकर किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से जुड़ जाना, एंड समटाइम्स रिंग फॉर्मेशंस। इतने सारे टाइप्स। एग्जाम्पल्स हैं इनके? हाँ, एक एग्जाम्पल है क्रीडू चार्ट सिंड्रोम। ये क्रोमोसोम 5 के शॉर्ट आर्म पी आर्म में एक डिलीशन की वजह से होता है, डिनोटेड एज 5p-। कैरियोटाइपिंग इस स्पेसिफिक डिलीशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसका नाम कैरेक्टरिस्टिक कैट लाइक क्राई से आता है इन्फेंट्स में। क्रीडो चैट, ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया, CML। ये एक टाइप का ब्लड कैंसर है। कैंसर से रिलेटेड। हाँ, इसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एबरेशन मिलती है जिसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्रोमोसोम 9 और 22 के बीच एक रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का प्रोडक्ट है, मतलब उनके पार्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। और ये CML डायग्नोसिस और टारगेटेड थेरेपी जैसे ग्लीविक डेवलप करने में क्रिटिकली इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। कितना अमेजिंग है कि एक क्रोमोसोमल चेंज एक स्पेसिफिक कैंसर से लिंक्ड है। एब्सोल्युटली अमेजिंग कनेक्शन। इसका एंथ्रोपोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है, एवोल्यूशन स्टडीज में कैसे यूज होता है? काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी समझने में कैरियोटाइप कंपैरिजंस ने बहुत हेल्प किया है। कैसे? फेमस जेनेटिस्ट थियोडासियस दोब्जेंस्की ने क्रोमोसोमल स्टडीज का रोल ह्यूमन एंसेस्ट्री ट्रेस करने में बताया था। जब हम ह्यूमंस और हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स चिंपैंजीज के कैरियोटाइप्स कंपेयर करते हैं तो रिमार्केबल सिमिलैरिटी दिखती है। क्लोज रिलेशनशिप कंफर्म होता है इससे? बिल्कुल। एक मेजर डिफरेंस है ह्यूमन क्रोमोसोम 2 का बनना। ऐसा माना जाता है कि ये 2 एंसेस्ट्रल एप क्रोमोसोम्स के एंड टू एंड फ्यूजन से बना है। फ्यूजन से? हाँ, दिस फ्यूजन इवेंट इज कंसीडर्ड अ की स्टेप इन ह्यूमन इवोल्यूशन, डिफरेंशिएटिंग आवर कैरियोटाइप फ्रॉम अदर एप्स। इंटरेस्टिंग एवोल्यूशनरी इंसाइट। और एंशिएंट DNA स्टडीज में इसका क्या रोल है? डायरेक्ट कैरियोटाइपिंग एंशिएंट DNA से डिफिकल्ट है क्योंकि DNA डिग्रेड हो जाता है। लेकिन इनसाइट्स फ्रॉम मॉडर्न कैरियोटाइप वेरिएशंस और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग को एंशिएंट DNA सीक्वेंसिंग डेटा के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। अच्छा, इंटीग्रेशन करते हैं। हाँ, रिसर्चर्स लाइक डेविड राइक और उनकी टीम ने क्रोमोसोमल लेवल चेंजेस जैसे लार्ज इन्वर्जन्स या एन्यूप्लॉइडीज फाउंड इन एंशिएंट सैंपल्स और दूसरे जेनेटिक मार्कर्स को यूज करके एंशिएंट DNA स्टडी किया है। इससे ह्यूमन पॉपुलेशंस में पास्ट माइग्रेशंस, एडेप्टेशंस और डिजीज रेजिस्टेंस एवोल्यूशन से रिलेटेड जेनेटिक शिफ्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। So it connects past chromosomal landscapes to present human diversity. Interesting. और मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में इसका क्या स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक वैल्यू है? इसका डायग्नोस्टिक वैल्यू मल्टीपल लेवल्स पे है। पहला, अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये डिफरेंट पॉपुलेशंस में स्पेसिफिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की प्रेवलेंस और उनके हेल्थ इंपैक्ट्स को समझने में हेल्प करता है। ओके। दूसरा? दूसरा, जेनेटिक काउंसलिंग। कैरियोटाइपिंग फैमिलीज को क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज के इनहेरिटेंस रिस्क के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में क्रूशल है। ये रिप्रोडक्टिव डिसीजंस में फैमिलीज की मदद करता है। तीसरा, पॉपुलेशन हेल्थ स्टडीज। ये स्पेसिफिक पॉपुलेशंस में अडेप्टेशंस या जेनेटिक ससेप्टेबिलिटीज जो क्रोमोसोमल लेवल पर हो सकती हैं, आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है, जो पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज को इन्फॉर्म कर सकता है। ये तो काफी यूजफुल टेक्निक है। क्या इस मेथड की कोई लिमिटेशंस भी हैं? कुछ ड्रॉबैक्स? हाँ, कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला है रेजोल्यूशन। ट्रेडिशनल जी बैंडेड कैरियोटाइपिंग बहुत स्मॉल जेनेटिक चेंजेस डिटेक्ट नहीं कर पाता, जैसे माइक्रो डिलीशंस या माइक्रो डुप्लीकेशंस। स्मॉल चेंजेस मिस हो जाते हैं। हाँ, इनके लिए मोर एडवांस मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जैसे फिश फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन या RACH कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन यूज होती हैं। ये ज्यादा हाई रेजोल्यूशन देती हैं। ओके, और क्या लिमिटेशंस हैं? दूसरा, इंटरप्रिटेशन चैलेंजेस। कभी-कभी कुछ स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स डिटेक्ट होते हैं जिनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्लियर नहीं होता। इन्हें वेरिएंट्स ऑफ अनसर्टेन सिग्निफिकेंस VUS कहते हैं। VUS मतलब पता नहीं कि वो हार्मफुल हैं या नहीं। एग्जैक्टली। तीसरा, लिमिटेड स्कोप। ये मेनली क्रोमोसोमल लेवल चेंजेस देखता है। मॉलिक्यूलर लेवल डिटेल्स जैसे जीन सीक्वेंस चेंजेस इसके स्कोप से बाहर हैं। ओके, तो हमने कैरियोटाइप को समझा। ये क्रोमोसोम्स का ऑर्गेनाइज्ड प्रोफाइल है। हाँ, इसका प्रोसेस देखा, सैम्पलिंग, प्रेपरेशन, स्टेनिंग यूजिंग जीमसा फॉर जी बैंडिंग, इमेजिंग एंड अरेंजमेंट। राइट। डायग्नोसिस में इसका रोल देखा, यस। न्यूमेरिकल एबरेशंस, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, टर्नर सिंड्रोम 45X, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 47XXY और स्ट्रक्चरल एबरेशंस, क्रीडू चैट 5p डिलीशन, CML फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन। बिल्कुल। एंथ्रोपोलॉजी में कंट्रीब्यूशन देखा, ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन चिम्प कंपैरिजन, showing chromosome 2 fusion, insights from ancient DNA studies, mentioning Dobzhansky, Reich. करेक्ट।
मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग डिसऑर्डर्स, जेनेटिक काउंसलिंग, पॉपुलेशन हेल्थ और लिमिटेशंस भी डिस्कस किए। Resolution issues needing FISH, CGH, interpretation challenges like VUS, limited scope beyond chromosomal level. एक्सीलेंट समरी। क्विक रिकॉल चेक। कौन सी स्ट्रक्चरल एबरेशन CML से एसोसिएटेड है? The Philadelphia chromosome, जो क्रोमोसोम 9 और 22 के बीच ट्रांसलोकेशन से बनता है। परफेक्ट। और ह्यूमन क्रोमोसोम 2 कैसे बना था अकॉर्डिंग टू कैरियोटाइप कंपैरिजंस विद एप्स? वो 2 ancestral ape chromosomes के फ्यूजन से बना था। ग्रेट, गॉट इट। अब अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कैरियोटाइप एनालिसिस क्या है और ये क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने में कैसे मदद करता है। ट्राई करो की एग्जांपल्स याद करने की। थिंक अबाउट एक्सप्लेनिंग इट सिंपली टू समवन अनफेमिलियर विद इट। अच्छा पॉइंट है, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब 2022 के क्वेश्चन पे चलते हैं। पेडिग्री एनालिसिस इन जेनेटिक काउंसलिंग 10M 2022। पेडिग्री एनालिसिस 10 मार्क्स। ओके। पहले पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है? व्हाट इज दिस टूल एग्जैक्टली? पेडिग्री एनालिसिस एक मेथड है जिससे किसी स्पेसिफिक ट्रेट, यूजुअली कोई जेनेटिक डिसऑर्डर का इनहेरिटेंस पैटर्न एक फैमिली में मल्टीपल जनरेशंस तक ट्रैक किया जाता है। फैमिली ट्री जैसा? हाँ बिल्कुल। इसमें स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज करके एक फैमिली ट्री बनाते हैं जो शो करता है कि कौन अफेक्टेड है, कौन अनअफेक्टेड है और उनके रिलेशनशिप्स क्या हैं। एसेंशियली ये फैमिली की जेनेटिक हिस्ट्री का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक ट्रेट। विजुअल फैमिली हिस्ट्री फोकसिंग ऑन अ ट्रेट। मेक सेंस। इसमें डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं इनहेरिटेंस के। हाउ ट्रेट्स आर पास डाउन थ्रू जनरेशंस। हाँ, पेडिग्री एनालिसिस से हम मेनली 4 क्लासिक मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। 4 पैटर्न्स कौन से? पहला, ऑटोसोमल डॉमिनेंट। इस पैटर्न में ट्रेट यूजुअली हर जनरेशन में अपीयर होता है। अफेक्टेड इंडिविजुअल का कम से कम एक पेरेंट यूजुअली अफेक्टेड होता है। मेल्स एंड फीमेल्स इक्वली लाइकली अफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल, हंटिंगटन्स डिजीज। हंटिंगटन्स, ओके। साउंड इन देम। दूसरा? ऑटोसोमल रिसेसिव। इस पैटर्न में ट्रेट जनरेशंस स्किप कर सकता है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के पेरेंट्स यूजुअली अनअफेक्टेड कैरियर्स होते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स इक्वली लाइकली अफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ओके, स्किप कर सकता है जनरेशंस। तीसरा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इस पैटर्न में ट्रेट मेल्स में ज्यादा कॉमन होता है या मदर से सन्स को पास होता है। अफेक्टेड मेल्स इसे अपने सन्स को पास नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मेल्स में ज्यादा कॉमन। चौथा? माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। ये पैटर्न यूनिक है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मटर्नल लीनियज से पास होता है, मदर से उसके सभी ऑफस्प्रिंग्स को। अफेक्टेड मेल्स इसे अपने चिल्ड्रन को पास नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, लीबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, LHON। इंटरेस्टिंग। सिर्फ मदर से पास होता है ये। These patterns provide clues about the underlying genetics. तो जेनेटिक काउंसलिंग में इसके स्पेसिफिक एप्लीकेशंस क्या हैं? How is it practically used to help families? कई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। ये जेनेटिक काउंसलिंग का कॉर्नरस्टोन है एक तरह से। जैसे? पहला है रिस्क असेसमेंट। पेडिग्री चार्ट केयरफुली एनालाइज करके काउंसलर्स ऑफस्प्रिंग में कोई स्पेसिफिक कंडीशन इनहेरिट होने का लाइक्लीहुड यानी प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये उन फैमिलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी हिस्ट्री में जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। रिस्क पता लगाना। एग्जाम्पल? जैसे सिकल सेल एनीमिया के लिए कैरियर स्टेटस और रिस्क असेस करना यूजिंग पेडिग्री चार्ट्स। तुम सोच सकते हो ये इन्फॉर्मेशन फैमिलीज के लिए रिप्रोडक्टिव प्लानिंग में कितनी क्रूशियल होगी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होगी डिसीजंस लेने के लिए। और क्या एप्लीकेशंस हैं? दूसरा, डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कई बार कैरेक्टरिस्टिक पेडिग्री पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो सकता है किसी स्पेसिफिक मेंडेलियन डिसऑर्डर का, स्पेशली इनिशियल डायग्नोसिस में। एग्जाम्पल, आइडेंटिफाइंग द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ Tay-Sachs disease in high-risk populations like Ashkenazi Jewish communities helped in early diagnosis and counseling. ओके, डायग्नोसिस में हेल्प करता है पैटर्न से। तीसरा? रिप्रोडक्टिव डिसीजन मेकिंग। ये प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने और गाइड करने में हेल्प करता है, स्पेशली अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में रिसेसिव कंडीशंस जैसे थैलेसीमिया है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वो जेनेटिक टेस्टिंग, प्रीनेटल स्क्रीनिंग या दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑप्शंस के बारे में इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं। इट रियली एम्पावर्स पेशेंट चॉइसेस, राइट? बिल्कुल, इन्फॉर्म डिसीजंस लेना पॉसिबल होता है। और चौथा, पर्सनलाइज्ड मेडिकल मैनेजमेंट। पेडिग्री एनालिसिस हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है जिनको अर्ली स्क्रीनिंग, रेगुलर सर्वेलेंस या स्पेसिफिक प्रिवेंटिव मेजर से बेनिफिट हो सकता है। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना। एग्जाम्पल? एक क्लासिक एग्जांपल है फैमिलीज विद नोन BRCA1, BRCA2 mutations. Pedigree analysis helps map out the pattern of breast and ovarian cancer risk, guiding decisions about enhanced screening and prophylactic surgery. अच्छा, BRCA म्यूटेशंस के केस में। पांचवा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरियर स्टेटस। ये उन इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जो खुद तो अनअफेक्टेड हैं बट कंडीशन के लिए कैरियर हैं और उसे अपने चिल्ड्रन को पास कर सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। एग्जाम्पल, आइडेंटिफाइंग फीमेल कैरियर्स ऑफ X-linked recessive disorders like Duchenne muscular dystrophy. काफी यूजफुल लग रहा है फॉर प्रोवाइडिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन टू फैमिलीज, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी होंगी। वेयर डज दिस मेथड फॉल शॉर्ट? बिल्कुल, कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला है कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स।
पेडिग्री एनालिसिस वर्क्स बेस्ट फॉर सिंगल जीन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ये पॉलीजेनिक, इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी जीन्स या मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट्स, जीन्स प्लस एनवायरनमेंट जैसे सिजोफ्रेनिया, डायबिटीज, एज्मा के लिए लेस इफेक्टिव है क्योंकि उनका इनहेरिटेंस पैटर्न इतना क्लियर नहीं होता। कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स के लिए मुश्किल है। दूसरा, दूसरा, इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। पेडिग्री एनालिसिस की एक्यूरेसी फैमिली हिस्ट्री की रिलायबिलिटी पर डिपेंड करती है। अगर इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या इनएक्यूरेट है, मिसडायग्नोसिस, अनरिपोर्टेड कंडीशंस, नॉन पैटर्निटी, तो एनालिसिस मिसलीडिंग हो सकता है। लोग हमेशा अपनी पूरी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री नहीं जानते। राइट, इन्फॉर्मेशन क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तीसरा, तीसरा है जेनेटिक हेट्रोजेनिटी। ये कॉम्प्लिकेशन है। एक ही क्लिनिकल डिसऑर्डर कभी कभी अलग अलग जीन्स में म्यूटेशन से हो सकता है, लोकस हेट्रोजेनिटी, या एक ही जीन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन से हो सकता है, एलिक हेट्रोजेनिटी। जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, वेरियस डिफरेंट म्यूटेशंस इन द CFTR जीन से हो सकता है। दिस वेरिएबिलिटी सिंपल पैटर्न एनालिसिस को कॉम्प्लिकेट कर देती है। अच्छा, हेट्रोजेनिटी कॉम्प्लिकेट्स इट। और हाँ, और कभी कभी रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस, जीन होने पर भी ट्रेट एक्सप्रेस ना होना, और वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, ट्रेट का सिवियरिटी वेरी करना भी इंटरप्रिटेशन को मुश्किल बना देते हैं। राइट, सो रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज कैन मेक इट ट्रिकी। टेक्नोलॉजी के साथ इसमें कुछ एडवांसमेंट्स हुए। हैज द फील्ड इवॉल्व्ड बियॉन्ड बेसिक चार्ट्स? हाँ, एडवांसमेंट्स हुए हैं। पहला, इंटीग्रेशन विद मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। DNA बेस्ड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग अब डायग्नोसिस कंफर्म करने, स्पेसिफिक म्यूटेशंस आइडेंटिफाई करने और कैरियर्स को प्रिसाइसली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। पेडिग्री एनालिसिस इनिशियल असेसमेंट प्रोवाइड करता है और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग उसे कंफर्म या रिफाइन करता है। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो अब दोनों साथ में यूज होते हैं। और दूसरा, कंप्यूटेशनल टूल्स। अब स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर जैसे प्रोजेनी, पीड्रा अवेलेबल हैं, जो पेडिग्री कंस्ट्रक्शन, डेटा मैनेजमेंट और कॉम्प्लेक्स रिस्क एनालिसिस को ऑटोमेट करते हैं। ये एफिशिएंसी और एक्यूरेसी इंप्रूव करते हैं, स्पेशली लार्ज पेडिग्रीज के लिए। सॉफ्टवेयर से काम आसान हो गया है। तीसरा, कंसिडरिंग एपिजेनेटिक्स, जेनेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के साथ अब नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस मैकेनिज्म्स जैसे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, जहां जीन एक्सप्रेशन पेरेंट ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है, को भी पेडिग्री एनालिसिस में कंसिडर किया जा रहा है, एडिंग अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्यूरेसी। एपिजेनेटिक्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं अब। ओके, तो पेडिग्री एनालिसिस में हमने देखा इसकी डेफिनेशन, विजुअल फैमिली हिस्ट्री, ट्रैकिंग इनहेरिटेंस यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स, हाँ, common inheritance patterns, autosomal dominant, e.g. Huntington's, autosomal recessive, e.g. cystic fibrosis, X-linked recessive, e.g. hemophilia, mitochondrially, e.g. LHON. राइट। Genetic counseling में इसके important applications, risk assessment, e.g. sickle cell, diagnosis support, e.g. Tay-Sachs, guiding reproductive decisions, e.g. thalassemia, informing personalized medical management, e.g. BRCA, cancer risk, carrier identification, e.g. Duchenne muscular dystrophy. बिल्कुल। इसकी limitations, less useful for complex traits, reliance on accurate, complete information, complications due to genetic heterogeneity, penetrance, expressivity, करेक्ट। or recent advancements, integration with molecular testing, use of computational tools, consideration of epigenetics like imprinting. एक्सीलेंट रिकैप। टाइम फॉर रिकॉल। पेडिग्री एनालिसिस किस टाइप के ट्रेट्स के लिए लेस इफेक्टिव है? Primarily, complex, polygenic और multifactorial traits के लिए. परफेक्ट। और BRCA1, BRCA2 म्यूटेशंस के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या एप्लीकेशन बताया गया था? It helps in personalized medical management by identifying high-risk individuals for enhanced screening or preventive measures. स्पॉट ऑन। परफेक्ट। अब सोचो अगर किसी फ्रेंड को समझाना हो तो पेडिग्री एनालिसिस जेनेटिक काउंसलिंग में कैसे मदद करता है, शॉर्ट में कैसे बताओगे? ट्राई करो रिकैप करना। दैट्स हाउ मेमोरी गेट्स स्ट्रॉन्गर। हाँ, ये जरूरी है। Let's move to a broader question now, from 2017. Briefly describe the various methods used in the genetic study of man. 20M, 2017. ओके, 2017 का क्वेश्चन 20 मार्क्स, ब्रॉड स्कोप है। हाँ, सबसे पहले जेनेटिक्स को डिफाइन करते हैं ब्रीफली. What is genetics fundamentally? जेनेटिक्स फंडामेंटली स्टडी है जीन्स और हेरिडिटी की। मतलब जीन्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वो ट्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं जो हम देखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे ये जीन्स और ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, यानी इनहेरिट होते हैं। इट्स द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस। Okay, the science of genes and inheritance. तो ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए मेजर मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस क्या हैं? सोर्स में 4 मेन कैटेगरीज मेंशन की गई हैं. राइट। हम इनको ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है साइटोजेनेटिक मेथड्स। साइटोजेनेटिक्स मतलब क्रोमोसोम्स की स्टडी. हाँ, ये अप्रोच क्रोमोसोम्स की स्टडी पर फोकस करता है, उनकी स्ट्रक्चर, नंबर और उनका रोल हेरिडिटी में। इसमें हम होल क्रोमोसोम्स को देखते हैं। टेक्निक्स क्या है इसमें? की टेक्निक्स हैं कैरियोटाइपिंग, जिसे हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया, फिश फ्लोरेसेंस इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन, जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को क्रोमोसोम्स पर लोकेट करने के लिए फ्लोरेसेंट प्रोब्स यूज करती है, और CGH कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन, जो क्रोमोसोमल रीजन्स में डीएनए कॉपी नंबर गेन्स या लॉसेस को डिटेक्ट करती है। ओके, कैरियोटाइपिंग, फिश, CGH. कंट्रीब्यूशन क्या है इसका? साइटोजेनेटिक्स क्रोमोसोम्स को डायरेक्टली विजुअलाइज करके न्यूमेरिकल लाइक एन्यूप्लॉइडीज और लार्ज स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज लाइक ट्रांसलोकेशंस, लार्ज डिलीशंस डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, डाउन सिंड्रोम डायग्नोसिस वाया कैरियोटाइपिंग
या डिटेक्टिंग माइक्रो डिलीशंस लाइक इन डाइजॉर्ज सिंड्रोम यूजिंग फिश। केस स्टडी मेंशन है डॉक्टर जैनेट रॉली का। हाँ, एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी है डॉक्टर जैनेट रोली की ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ऑफ द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, द स्पेसिफिक ट्रांसलोकेशन इन CML यूजिंग साइटोजेनेटिक बैंडिंग टेक्निक्स इन द 1970s। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। राइट, फोकसिंग ऑन द क्रोमोसोम्स देमसेल्व्स। दूसरा मेथड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ये ज्यादा DNA लेवल पर फोकस लगता है। हाँ, बिल्कुल। Molecular genetic methods focus on the structure, function, and regulation of genes at the molecular level, primarily analyzing DNA and RNA. DNA RNA लेवल पर। टेक्निक्स की टेक्निक्स इसमें आती हैं PCR, पॉलीमेज चेन रिएक्शन, जो स्पेसिफिक DNA सेगमेंट्स को एम्पलीफाई करने में हेल्प करता है एनालिसिस के लिए। DNA सीक्वेंसिंग, जो DNA में न्यूक्लियोटाइड्स का एग्जैक्ट ऑर्डर डिटरमिन करता है, इंक्लूडिंग नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग फॉर होल जीनोम्स और एक्सोम्स। एंड GWAS, जीन वाइड एसोसिएशन स्टडीज, जो हमने हेरिटेबिलिटी में डिस्कस किया। PCR सीक्वेंसिंग GWAS, कंट्रीब्यूशन क्या है इसका? Molecular genetics, specific gene mutations, SNPs, insertions, deletions और other variations को identify करने में crucial है। ये monogenic disorders like cystic fibrosis, sickle cell anemia को diagnose करने, disease susceptibility genes identify करने और complex diseases like diabetes, cardiovascular disease के genetic risk factors पता लगाने में help करता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसका केस स्टडी है। Yes, एक monumental case study है, The Human Genome Project, completed in 2003, जिसने पूरे human genome का sequence map किया। इसने एक फंडामेंटल रेफरेंस प्रोवाइड किया काउंटलेस जेनेटिक स्टडीज के लिए। इमेजिन द पॉसिबिलिटीज दिस ओपनड अप। डेफिनेटली अ गेम चेंजर। तीसरी कैटेगरी है बायोकेमिकल जेनेटिक्स। इसमें केमिस्ट्री का क्या रोल है? बायोकेमिकल जेनेटिक मेथड्स जीन्स के प्रोडक्ट्स, मेनली प्रोटीन्स, स्पेशली एंजाइम्स और उनके फंक्शन को देखते हैं थ्रू देयर बायोकेमिकल एक्टिविटी और इम्पैक्ट ऑन मेटाबॉलिक पाथवेज। जीन प्रोडक्ट्स और मेटाबॉलिज्म। हाँ, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल प्रोसेसेस और सब्सटेंसेस पे फोकस करता है जो जेनेटिक वेरिएशन से इफेक्ट होते हैं। की टेक्निक्स हैं एंजाइम एसेज, जो स्पेसिफिक एंजाइम्स की एक्टिविटी को मेजर करते हैं, एंड मेटाबॉलिक स्टडीज, जो बॉडी फ्लूइड्स में मेटाबोलाइट्स के लेवल्स को एनालाइज करते हैं टू आइडेंटिफाई मेटाबॉलिक पाथवे ब्लॉक्स। ओके, एंजाइम एसेज, मेटाबॉलिक स्टडीज, कंट्रीब्यूशन। बायोकेमिकल जेनेटिक्स प्राइमरीली इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म को डायग्नोज करने में यूज होता है। अगर कोई स्पेसिफिक एंजाइम जीन के म्यूटेशन की वजह से डेफिशिएंट या नॉन फंक्शनल है, तो ये मेथड्स उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल, फिनाइल कीटोनूरिया PKU डायग्नोज करने के लिए न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में एंजाइम एसेज यूज होते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी मेजर करने के लिए। PKU स्क्रीनिंग। केस स्टडी डॉक्टर रिचर्ड कॉक का है। हाँ, एक इम्पैक्टफुल केस स्टडी है डॉक्टर रिचर्ड कुक का काम PKU पर। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे अर्ली डायग्नोसिस वाया बायोकेमिकल स्क्रीनिंग, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग और इमीडिएट डाइटरी मैनेजमेंट सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकता है PKU अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में। अ ट्रू सक्सेस स्टोरी ऑफ जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन। अमेजिंग हाउ बायोकेमिस्ट्री कनेक्ट्स जीन्स टू हेल्थ आउटकम्स। और लास्ट कैटेगरी पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ये पॉपुलेशन लेवल पर स्टडी है। एग्जैक्टली। पॉपुलेशन जेनेटिक मेथड स्टडी द जेनेटिक वेरिएशन विद इन एंड बिटवीन पॉपुलेशंस। ये पॉपुलेशंस में डिफरेंट अलील्स, जीन वेरिएंट्स की फ्रीक्वेंसीज के डिस्ट्रीब्यूशन और चेंजेस को स्टडी करता है ओवर टाइम एंड स्पेस। अलील फ्रीक्वेंसीज एंड देयर चेंजेस। हाँ, ये देखता है कि एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस जैसे नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रैंडम चेंजेस, म्यूटेशन, न्यू वेरिएशंस एंड जीन फ्लो, माइग्रेशन इन फ्रीक्वेंसीज को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या है इसका? Population genetics helps us understand patterns of human genetic diversity, reconstruct human evolutionary history and migrations, and understand the evolutionary basis of genetic disorders. ये specific populations में disease susceptibility या resistance से जुड़े genetic variants को identify करने में भी help करता है। डॉक्टर एंथनी एलिसन की स्टडीज का केस स्टडी है, सिकल सेल वाली। Yes, एक क्लासिक केस स्टडी है डॉक्टर एंथनी एलिसन की फेमस स्टडी 1954 ऑन सिकल सेल अनीमिया इन अफ्रीकन पॉपुलेशंस। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि सिकल सेल अलील की फ्रीक्वेंसी वहां हाई है जहां मलेरिया कॉमन है, क्योंकि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स कैरियर्स को मलेरिया के अगेंस्ट पार्शियल प्रोटेक्शन मिलती है, हेट्रोजाइगट एडवांटेज। दिस ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन अ ह्यूमन पॉपुलेशन, इवोल्यूशन इन एक्शन। फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन। तो ये 4 मेजर अप्रोचेस हो गए, साइटोजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर, बायोकेमिकल एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इनका कंबाइंड कंट्रीब्यूशन मेडिकल जेनेटिक्स और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के मैनेजमेंट में क्या है? हाउ डू दे एक्चुअली हेल्प पेशेंट्स? इनका कंबाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मेटिव है मेडिकल जेनेटिक्स में। पहला, अर्ली डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग। अर्ली डायग्नोसिस? हाँ, साइटोजेनेटिक, मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिकल मेथड्स अलाउ फॉर अर्ली डायग्नोसिस, often even prenatal diagnosis. Newborn screening programs, primarily using biochemical methods, detect conditions like PKU right after birth, enabling timely intervention. दूसरा कंट्रीब्यूशन? Personalized medicine, precision medicine. Molecular genetics, particularly pharmacogenomics, study of how genes affect drug response, is driving personalized medicine. By identifying individual genetic variants, doctors can tailor treatment plans.
जैसे BRCA टेस्टिंग। हाँ, जैसे BRCA1, BRCA2 टेस्टिंग, गाइडिंग कैंसर रिस्क मैनेजमेंट, या फिर टेस्टिंग फॉर वेरिएंट्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तीसरा, development of gene therapy and targeted treatments. Advances in molecular genetics are the foundation for developing gene therapies aimed at correcting genetic defects. Also, discoveries like the Philadelphia chromosome in CML have led to highly effective targeted molecular therapies like imatinib, Gleevec. टारगेटेड थेरेपी जैसे ग्लीवेक। Chautha, अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म्स। population genetics or large-scale molecular studies like GWAS help unravel the complex genetic basis of common diseases like diabetes, heart disease, etc. Understanding the gene-environment interplay is crucial for prevention and new treatments. इनक्रेडिबल इम्पैक्ट अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन इन पावरफुल मेथड्स के चैलेंजेस या लिमिटेशंस क्या हैं? व्हाट आर द हर्डल्स और कंसर्न्स? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। पहला, एथिकल, लीगल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस। ALSI। जैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है। इश्यूज लाइक पेशेंट बेनिफिट, बेनिफिसेंस, अवॉइडिंग हार्म, नॉन मेलिफिसेंस, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिवेंटिंग जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट कॉम्प्लेक्सिटीज और इक्विटेबल एक्सेस टू टेस्टिंग। ये मेजर कंसिडरेशंस है। टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबली यूज होनी चाहिए। बिल्कुल। और क्या चैलेंजेस हैं? दूसरा, हाई कॉस्ट। Many advanced genetic tests, especially whole genome sequencing (WGS), can be quite expensive. Cost एक barrier हो सकता है access के लिए, potentially widening health disparities. कॉस्ट और एक्सेस। तीसरा, Technical limitations, resolution, sensitivity. जैसे हमने डिस्कस किया, हर मेथड की अपनी limitations हैं. Traditional karyotyping small changes miss कर सकता है. Even sequencing might miss certain types of variations. No single test perfect नहीं है. राइट। और चौथा, data interpretation challenges. Modern methods, especially sequencing, generate vast amounts of data. इस डेटा को एनालाइज करना और जेनेटिक वेरिएंट्स की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस डिटरमिन करना कॉम्प्लेक्स है। हम अक्सर वेरिएंट्स ऑफ अनसर्टेन सिग्निफिकेंस (VUS) पाते हैं, जिनका इफेक्ट हमें पता नहीं होता। Interpreting VUS poses a significant diagnostic dilemma. VOS इंटरप्रिटेशन एक चैलेंज है। Right. So, alongside the power comes responsibility and complexity. So, इस क्वेश्चन में हमने कवर किया जेनेटिक्स की डेफिनेशन, हाँ। major methods. 1. Cytogenetic, chromosomes, karyotyping, FISH, CGH, e.g. Down syndrome, CML, Raleigh. 2. Molecular, DNA, RNA, PCR sequencing, GWS, e.g. cystic fibrosis, HGP. 3. Biochemical, gene products metabolism, enzyme assays, metabolic studies, e.g. PQOCO. 4. Population, allele frequencies evolution, e.g. sickle cell malaria, Allison. करेक्ट। Yep. चारों मेथड्स। फिर इनके कंबाइंड कंट्रीब्यूशंस देखे मेडिकल जेनेटिक्स में। अर्ली डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, BRCA, फार्माकोजेनोमिक्स, जीन थेरेपी, टारगेटेड ट्रीटमेंट्स, ग्लीवेक, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स डिजीज मैकेनिज्म्स। Right. और फाइनली, की challenges डिस्कस किए। LSI cost, access, technical limitations, data interpretation VUS. फैंटास्टिक। कॉम्प्रिहेंसिव रिकैप। क्विक रिकॉल। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का एक क्लासिक केस स्टडी क्या था जो नेचुरल सिलेक्शन डेमोन्स्ट्रेट करता है? Dr. Allison's study on the link between sickle cell trait and malaria resistance in Africa. परफेक्ट। और मोलिकुलर जेनेटिक्स पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में कैसे हेल्प करता है? By identifying individual genetic variants influencing drug response, pharmacogenomics, or disease risk, like BRCA, allowing for tailored medical management. स्पॉट ऑन। ग्रेट। अब समराइज करने की कोशिश करो इंसानों की जेनेटिक स्टडी के ये 4 मेन अप्रोचेस क्या हैं और उनका मेडिकल फील्ड में क्या इम्पैक्ट है। ट्राई फ्रेमिंग इट एज अ ब्रीफ ओवरव्यू फॉर समवन न्यू टू द टॉपिक। Okay, we'll try. अब 2015 का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्यूनोजेनेटिक्स? एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स। 15M 2015। Immunogenetics, 2015. Okay. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। इम्यूनोजेनेटिक्स क्या है? व्हाट्स दिस फील्ड अबाउट? Immunogenetics एक fascinating specialized field है, जो genetics और immune system के बीच के intricate interplay को explore करता है. जेनेटिक्स और इम्यून सिस्टम का इंटरप्ले। हाँ, it specifically studies how genetic variations, differences in genes between individuals, influence the way our immune system functions. कैसे हम infections को respond करते हैं, हमारी susceptibility या resistance various diseases के लिए कैसी है, और overall immune system regulation कैसे होता है. जीन्स कैसे इम्यूनिटी को शेप करते हैं? Exactly. Sir Frank McFarlane Burnett ने इसको define किया था around 1959 as the study of the genetic basis of immune response mechanisms and the inheritance of immune traits. So basically, it's about how your genes shape your immunity. जीन शिपिंग इम्यूनिटी, इंटरेस्टिंग लिंक। तो हेल्थ और डिजीज में इसका क्या स्पेसिफिक रोल है? कैन यू एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल्स हाउ जीन्स अफेक्ट आवर फाइट अगेंस्ट इलनेस और आवर ओन बॉडी? बिल्कुल. Immunogenetics plays a crucial role in understanding many health conditions. पहला, autoimmune diseases. ऑटो इम्यून डिजीजेस जिसमें बॉडी खुद को अटैक करती है? Correct. इन कंडीशंस में immune system mistakenly बॉडी के अपने टिश्यूज को अटैक करता है. Genetic predisposition एक मेजर फैक्टर है. Immunogenetics helps identify the genes involved. एग्जांपल्स? Type 1 diabetes strongly associated है specific
HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन वेरिएंट्स से, पर्टिकुलरली HLA-DQ2 और HLA-DQ8। रूमेटॉइड आर्थराइटिस RA लिंक्ड है HLA-DR4 एलील से। सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस SLE रिस्क इन्फ्लुएंस्ड है वेरिएशंस इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जीन्स जैसे C4a और C4b से। HLA जीन्स काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। दूसरा रोल, दूसरा, इन्फेक्शियस डिजीजेस। जेनेटिक वेरिएशन सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों कुछ लोग एक इन्फेक्शन से सीवियरली इल होते हैं जबकि दूसरे माइल्ड सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं या नेचुरली रेजिस्टेंट होते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस में भी रोल है। एग्जाम्पल्स? HIV रेजिस्टेंस, कुछ इंडिविजुअल्स हाईली रेजिस्टेंट हैं HIV इन्फेक्शन के लिए क्योंकि उनमें एक स्पेसिफिक म्यूटेशन है CCR5 जीन में, जिसे CCR5 डेल्टा 32 कहते हैं। ये म्यूटेशन वायरस को इम्यून सेल्स में एंटर करने से रोकता है। वाओ! और मलेरिया वाला एग्जाम्पल? हाँ, मलेरिया रेजिस्टेंस क्लासिक एग्जांपल। सिकल सेल ट्रेट HB जीन म्यूटेशन से सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन देता है सिवियर मलेरिया के अगेंस्ट, स्पेशली हेट्रोजाइगस कैरियर्स को। ये कितना इंटरेस्टिंग है ना, एवोल्यूशन लिटरली प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन थ्रू अ जेनेटिक चेंज। एवोल्यूशन इन एक्शन, इंडीड। तीसरा रोल, तीसरा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इम्यूनोजेनेटिक्स एब्सोल्युटली वाइटल है सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ये डोनर और रेसिपिएंट के बीच कंपैटिबिलिटी असेस करने में हेल्प करता है ताकि ग्राफ्ट रिजेक्शन का रिस्क कम हो। ग्राफ्ट रिजेक्शन को कम करने के लिए। हाँ, HLA टाइपिंग, डोनर और रेसिपिएंट के HLA एंटीजेंस को मैच करना यहाँ कॉर्नरस्टोन है। बेटर HLA मैचिंग फॉर किडनी, हार्ट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स ग्राफ्ट सर्वाइवल और पेशेंट आउटकम्स। HLA टाइपिंग क्रूशियल है ट्रांसप्लांट्स में। चौथा रोल, चौथा, वैक्सीन डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स। इंडिविजुअल जेनेटिक वेरिएबिलिटी इफेक्ट करती है कि लोग वैक्सीन्स को कितना इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं, कुछ वीक। वैक्सीन रिस्पॉन्स भी जीन्स पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल्स? Variations, polymorphisms, in genes encoding TLRs, toll-like receptor proteins, can influence vaccine efficacy. Certain HLA alleles, like HLA-B27, have been associated with variations in response to vaccines like the hepatitis B vaccine. इससे फ्यूचर में पर्सनलाइज्ड वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं। इंटरेस्टिंग। पांचवा रोल, पांचवा रोल, एलर्जी एंड हाइपरसेंसिटिविटी। ससेप्टेबिलिटी टू एलर्जीज, जहां इम्यून सिस्टम हार्मलेस सब्सटेंसेस पर ओवररिएक्ट करता है, का भी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट है। सर्टेन जेनेटिक वेरिएंट्स इंडिविजुअल्स को एलर्जिक कंडीशंस के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं। एग्जाम्पल, एस्थमा ससेप्टेबिलिटी लिंक्ड है वेरिएंट्स इन सेवरल जीन्स इंक्लूडिंग द IL-4 interleukin-4 gene. So it impacts everything from autoimmunity to infections to transplants and even allergies. इसके practical applications क्या हैं? How is this knowledge actually used in medicine or research today? एप्लीकेशंस भी काफी डाइवर्स और इंपैक्टफुल हैं। पहला, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। Personalized medicine में कैसे? ट्रीटमेंट्स को इंडिविजुअल के इम्यूनोजेनेटिक प्रोफाइल के बेसिस पर टेलर करना। एक प्राइम एग्जांपल है HLA-B57.01 अलील स्क्रीनिंग बिफोर स्टार्टिंग द HIV ड्रग एबेकवेर। जिन पेशेंट्स में ये अलील होता है उनमें सिवियर हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का हाई रिस्क होता है। रूटीन स्क्रीनिंग से ये प्रिवेंट किया जाता है। Screening से reactions prevent करना। दूसरा, जीन थेरेपी, एडवांस जीन एडिटिंग टूल्स जैसे CRISPR-Cas9 यूज करके रिसर्चर्स डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम जीन्स को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इनहेरिटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस के लिए, जैसे SAID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। gene editing से treatment। तीसरा application, एपिडेमियोलॉजी, immunogenetics helps explain observed differences in disease prevalence, severity, or vaccine responses across different human populations. Example, studies show correlations between MHC genes, HLA region, variability within populations, and their susceptibility to diseases like tuberculosis. population level differences explain करना। Chotha, population genetics and anthropology. Immunogenetic markers, particularly HLA genes, are powerful tools for tracing human migration patterns, understanding population origins, and studying evolutionary history. HLA haplotype analysis reveals population-specific adaptations जो past में local infectious diseases के response में develop हुई होंगी। Fascinating how it connects individual health to population history. The overall significance क्या है इस field का? Why is studying immunogenetics so important? इसकी significance काफी broad है। ये fundamental है disease mechanism समझने के लिए, especially immune-related disorders के। ये crucial है transplant medicine को advance करने के लिए। ये vaccine development improve करने के लिए insights provide करता है। और ये हमें crucial evolutionary adaptations trace करने में help करता है। It really connects our genetic blueprint to our survival. Recap time. Immunogenetics exploring the link between genetics and the immune system. हाँ, हमने इसका रोल देखा health and disease में. हाँ, Autoimmune diseases, example T1D and HLA, RA and HLA. Infectious diseases, example HIV resistance and CCR5, malaria resistance and sickle cell, organ transplantation, HLA typing, vaccine response, TLR HLA influence, and allergy, example asthma and IL-4. correct. We also looked at practical applications. Personalized medicine, example HLA-B57.01 screening for abacavir, potential in gene therapy, example SCID,
use in epidemiology, example MSc and TB, and role in population genetics, anthropology, example HLA haplotypes. बिल्कुल। और इसकी ओवरऑल सिग्निफिकेंस डिस्कस की इन अंडरस्टैंडिंग डिजीज, इंप्रूविंग ट्रांसप्लांट्स वैक्सीन्स एंड ट्रेसिंग एवोल्यूशन। ग्रेट समरी, क्विक रिकॉल। HIV रेजिस्टेंस से कौन सा जीन म्यूटेशन कॉमनली एसोसिएटेड है? दी CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन। कंपैटिबिलिटी? HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंग। स्पॉट ऑन। परफेक्ट। अब अपने वर्ड्स में बताओ, इम्यूनोजेनेटिक्स फील्ड क्या स्टडी करती है और इसके दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं? थिंक अबाउट द कोर आइडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। ओके, लेट्स ट्राई। Last question for today. From 2013, Twin Method in Human Genetics, 10M, 2013. ट्विन मेथड 2013 10 मार्क्स। क्लासिक टॉपिक। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन काफी फंडामेंटल है ये कॉन्सेप्ट। ट्विन मेथड क्या है? द ट्विन मेथड इंडीड एक फंडामेंटल, क्लासिक और बहुत पावरफुल टूल है ह्यूमन जेनेटिक्स में, स्पेशली बिहेवियरल जेनेटिक्स में। बिहेवियरल जेनेटिक्स में ज्यादा यूज होता है। हाँ, इससे डिजाइन किया गया है जेनेटिक फैक्टर्स, हेरिडिटी या नेचर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नर्चर के रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस को स्टडी करने के लिए। किस चीज पर? ह्यूमन ट्रेट्स, बिहेवियर्स और डिजीजेस की ससेप्टेबिलिटी में जो वेरिएशन देखा जाता है उस पर। नेचर वर्सेस नेचर को स्टडी करने के लिए। एग्जैक्टली। कोर लॉजिक सिंपल है। आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक MZ ट्विन्स की सिमिलैरिटी को फ्रेटर्नल डाइजाइगोटिक DZ ट्विन्स की सिमिलैरिटी से कंपेयर करना एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए। ओके, कंपेयरिंग आइडेंटिकल वर्सेस फ्रेटर्नल ट्विन्स, टाइप्स ऑफ ट्विन्स को थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? व्हाट्स द की जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन MZ एंड DZ ट्विन्स दैट मेक्स दिस कंपैरिजन वर्क? हाँ, जेनेटिक डिफरेंस ही की है। मोनोजाइगोटिक MZ ट्विन्स एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट से डेवलप होते हैं जो बहुत अर्ली स्टेज में स्प्लिट हो जाता है। सिंगल जाइगोट से? हाँ, इसलिए वो वर्चुअली 100% अपना सेग्रीगेटिंग जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं। दे आर एसेंशियली नेचुरल जेनेटिक क्लोन्स। उनके बीच में अगर कोई फिनोटाइपिक डिफरेंसेस होते हैं, अगर वो साथ पले हैं, तो वो जनरली नॉन शेयर्ड एनवायरमेंटल फैक्टर्स या सटल एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस की वजह से माने जाते हैं। ओके, 100% सेम जीन्स। और DZ ट्विन्स? डिजाइगोटिक DZ ट्विन्स दूसरी तरफ दो सेपरेट एग से डेवलप होते हैं जो दो डिफरेंट स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं सेम प्रेगनेंसी में। जेनेटिकली वो एवरेज 50% अपने सेग्रीगेटिंग जीन्स शेयर करते हैं, जैसे कोई भी दो फुल सिबलिंग्स होते हैं। 50% जीन्स लाइक सिबलिंग्स? हाँ, इसलिए DZ ट्विन्स के बीच में ट्रेड डिफरेंसेस उनके जेनेटिक डिफरेंसेस और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस दोनों की वजह से होते हैं। सो 100% शेयर्ड जीन्स वर्सेस 50% शेयर्ड जीन्स। इस मेथड का अंडरलाइंग प्रिंसिपल या मेन असम्पशन क्या है? कोर प्रिंसिपल रिलाइज हेविली ऑन द इक्वल एनवायरमेंट्स असम्पशन। इक्वल एनवायरमेंट्स असम्पशन, ये क्या है? ये असम्पशन कहता है कि MZ ट्विन पेयर्स और DZ ट्विन पेयर्स जो सेम फैमिली में पले हैं वो रफली कंपैरेबल एनवायरमेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेलेवेंट हैं ट्रेट के लिए वो ऑन एवरेज इक्वली सिमिलर हैं दोनों टाइप के ट्विन पेयर्स के लिए। एनवायरमेंट दोनों के लिए सिमिलर एज्यूम करते हैं। हाँ, अगर ये असम्पशन होल्ड करता है और हम देखते हैं कि MZ ट्विन्स 100% जेनेटिकली सिमिलर एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए सिग्निफिकेंटली ज्यादा सिमिलर हैं, हायर कॉन्कॉर्डेंस रेट या कोरिलेशन कंपेयर्ड टू DZ ट्विन्स 50% जेनेटिकली सिमिलर, तो ये डिफरेंस इन सिमिलैरिटी प्राइमरीली उनकी ग्रेटर जेनेटिक सिमिलैरिटी की वजह से माना जाता है। अच्छा, डिफरेंस इन सिमिलैरिटी पॉइंट्स टू जेनेटिक्स। Exactly. This allows researchers to estimate पहला heritability, the proportion of variation due to genetic factors, और दूसरा environmental influence, जिसे further break down कर सकते हैं shared environment जो twins को similar बनाता है और non-shared environment जो उन्हें different बनाता है। Makes sense if the environment is assumed equal. Greater similarity in MZ twins points to genetics. इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? कहाँ यूज होता है ये मेथड वाइडली? ट्विन मेथड को एक्सटेंसिवली अप्लाई किया गया है अक्रॉस मेनी फील्ड्स। पहला बिहेवियरल जेनेटिक्स। यहाँ सबसे फेमस है ये। हाँ, इससे कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल ट्रेट्स की हेरिटेबिलिटी स्टडी करने में यूज करते हैं, जैसे इंटेलिजेंस, IQ हेरिटेबिलिटी ऑफन एस्टिमेटेड बिटवीन 50-80%, पर्सनालिटी डायमेंशंस, कॉग्निटिव एबिलिटीज और मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ऑटिज्म। बिहेवियरल ट्रेट्स के लिए। और दूसरा मेडिकल जेनेटिक्स। इससे वेरियस कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशंस की जेनेटिक कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टिगेट करने में यूज करते हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सर्टेन कैंसर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, लॉन्जेविटी। मेडिकल कंडीशंस के लिए भी। तीसरा एपिजेनेटिक्स। ये एक रिलेटिवली न्यूअर और फैसिनेटिंग एप्लीकेशन है, क्योंकि MZ ट्विन्स का DNA सीक्वेंस आइडेंटिकल होता है। उनके बीच में ट्रेट्स या डिजीज ससेप्टेबिलिटी में डिफरेंसेस, डिस्कॉर्डेंस स्टडी करना एक पावरफुल मॉडल प्रोवाइड करता है ये समझने के लिए कि कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स या रैंडम इवेंट्स एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस लाइक DNA मिथाइलेशन कॉज कर सकते हैं। एपिजेनेटिक स्टडी करने के लिए MZ ट्विन्स आइडियल है। बिल्कुल। These epigenetic changes can alter gene expression and contribute to phenotypic differences even with the same underlying genes. Same genes, different outcomes due to epigenetics. काफी इंटरेस्टिंग है ना? है इस लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ ले जाने के लिए। It helps estimate the relative importance of genetic and environmental factors. Provides data for the debate. पांचवा, पांचवा, development of twin registries.
इस मेथड की वैल्यू की वजह से लार्ज पॉपुलेशन बेस्ड डेटाबेसेस ऑफ ट्विन्स एस्टैब्लिश किए गए हैं वर्ल्ड वाइड, जैसे स्वीडिश ट्विन रजिस्ट्री, नेदरलैंड्स ट्विन रजिस्टर, यूके ट्विन्स अर्ली डेवलपमेंट स्टडी टेड्स। ये रजिस्ट्रीज इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं लार्ज स्केल लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज के लिए। ट्विन रजिस्ट्रीज फॉर लॉन्ग टर्म स्टडीज। राइट। ओके, तो ट्विन मेथड में हमने समझा इसकी डेफिनेशन, जीन वर्सेस एनवायरनमेंट स्टडी यूजिंग ट्विन्स, टाइप्स ऑफ ट्विन्स, MZ 100% genes, DZ 50% genes. राइट। The core principle, equal environments assumption, comparing concordance to estimate heritability and environment, shared, non-shared. बिल्कुल। और इसके wide-ranging applications, behavioral genetics, IQ example, medical genetics, epigenetics, nature versus nature debate, twin registries. परफेक्ट समरी। क्विक रिकॉल चेक। MZ ट्विन्स कितना % सेग्रीगेटिंग जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं? Virtually 100%. करेक्ट। और ट्विन मेथड का बेसिक अंडरलाइंग असम्पशन क्या है? The equal environments assumption. स्पॉट ऑन। Excellent. ब्रीफली एक्सप्लेन करो ट्विन मेथड ह्यूमन जेनेटिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है और इससे प्राइमरीली क्या पता लगाया जा सकता है। ट्राई समराइजिंग इट्स कोर वैल्यू। Okay. मेन वैल्यू नेचर वर्सेस नर्चर को डिसएंटैंगल करना है। Okay. तो ये था हमारा डिस्कशन ह्यूमन जेनेटिक्स के कुछ की कॉन्सेप्ट्स पर, फोकस स्पेसिफिकली थ्रू द लेंस ऑफ UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, काफी कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन रहा। हमने हेरिडिटेबिलिटी, कैरोटाइपिंग, पेडिग्री एनालिसिस, वेरियस जेनेटिक स्टडी मेथड्स, साइटोजेनेटिक, मॉलिक्यूलर, बायोकेमिकल, पॉपुलेशन, इम्यूनोजेनेटिक्स और ट्विन मेथड को कवर किया। होपफुली ये डिस्कशन इन कॉन्सेप्ट्स को सिंपली ब्रेक डाउन करके समझने में हेल्पफुल रहा होगा। बिल्कुल। हमने देखा कैसे ये मेथड्स फंडामेंटल हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने से लेकर ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने तक, हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज को शेप करने तक और नेचर वर्सेस नर्चर के क्वेश्चंस को एड्रेस करने तक। हाँ, काफी ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं। एक फाइनल थॉट जो दिमाग में आता है, जैसे जैसे ये पावरफुल जेनेटिक टेक्नोलॉजीज लाइक सीक्वेंसिंग, जीन एडिटिंग और ज्यादा एक्सेसिबल और सोफिस्टिकेटेड हो रही हैं, सोसाइटी के लिए इस वाइड स्प्रेड जेनेटिक नॉलेज के पोटेंशियल एथिकल, लीगल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस ELSI क्या होंगे? ELSI, right. How do we as a society ensure that this knowledge empowers us responsibly, promotes health equity, and is used ethically without increasing inequality or discrimination? इस पर continuously सोचना और डायलॉग करना जरूरी है as we move forward into this genomic era. What do you think? That's a really crucial point to reflect on. The power of this knowledge definitely comes with a significant responsibility. बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए इस fascinating field में। आज के लिए इतना ही। Thank you for tuning in. Thank